स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है संगम युग। संगम का अर्थ होता है मिलन। ठीक है, तो संगम युग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग वैदिक काल पढ़ चुके हैं, इससे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, उससे पहले ताम्रपाषाण काल पढ़ चुके हैं, उससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो ये संगम युग है ये महापाषाण काल का एक संगम युग है। ठीक है, महापाषाण काल का है जिसमें बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। ठीक है, तो संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो काल रहा है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा है। कब से? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा है। संगम का अर्थ होता है मिलन। जो प्राचीन भारत था उसमें जो दो नदियां थी, ये देखिए, एक नदी ये और दूसरी नदी ये। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी और इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये जो दो नदियां थी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इसके दक्षिण में तमिलकम प्रदेश था। इसके दक्षिण में क्या था? तमिलकम प्रदेश था। जो तमिलकम प्रदेश था ये तमिल के विद्वान और कवियों का मिलन स्थल था। इसीलिए इस पूरे काल को संगम काल के या संगम युग के नाम से जानते थे। जो मिलन स्थल था उसमें मदुरै या मदुरई आप कह सकते हैं, अलवे, कपाटपुरम, ये तीनों मिलन स्थल थे। इन सब के बारे में हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि जो तमिलकम प्रदेश था इसमें जो मिलन हुआ है वो 3 बार हुआ है, यानी 3 बार संगम हुआ है। इसीलिए उसको पहले संगम या प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम के नाम से जानते हैं। उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो पॉइंट है वो है पहला संगम। ठीक है, क्या है? पहला संगम या प्रथम संगम कब हुआ था? प्रथम संगम का जो केंद्र था वो मदुरै था। क्या था? मदुरै। उस समय मदुरै बोलते थे, आज मदुरई भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहां पे है ये? तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में। अगर आपको मैप में देखना है कहां पे है तो ये देखिए यहां पे है। जो देखिए, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एक कावेरी नदी दिखेगी, यहां पे एक बैगई नदी दिखेगी। ये कौन सी नदी है? बैगई। बैगई नदी के उत्तर में स्थित था मदुरै। कौन सा? मदुरै। ठीक, मदुरै यहां पर स्थित था। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद दूसरा जो होगा वो भी आप देख लीजिए, लेकिन चलिए आगे बताते हैं। तो ये कावेरी नदी है और ये बैगई नदी है। तो बैगई नदी के उत्तर में मदुरै स्थित है। यहीं पर आयोजित किया गया था पहला संगम। इसके जो ऋषि थे वो अगस्त ऋषि थे या अगस्त्यार कहा जाता है। अगस्त ऋषि या अगस्त्यार ऋषि थे। ठीक, अगस्त ऋषि थे या अगस्त्यार ऋषि थे, ये आपको ध्यान रखना है। नाम कहां पे हुआ था? मदुरै में। मदुरै कहां है? तमिलनाडु में, बैगई नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे? बैगई नदी के किनारे स्थित है। इसके ऋषि कौन रहे हैं? अगस्त ऋषि आप कह सकते हैं, अगस्त्य ऋषि, या आप कह सकते हैं अगस्त्यार ऋषि। ये जो आयोजन हुआ था कवियों का, इसमें कवियों की जो संख्या थी वो थी 549, यानी कुल 549 कवियों और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। इन 549 कवियों और विद्वानों को 89 पांड्य राज्यों का क्या था? समर्थन मिला था। ठीक है, पांड्य राजाओं का, कितने पांड्य राजाओं का संरक्षण या समर्थन मिला? 89। ठीक है, कितने शामिल हुए? 549। ये लगभग कब तक चला है? अभी हम पहला संगम बता रहे हैं, यहां लिख देंगे तो कंफ्यूज मत होइए। ये लगभग 4400 वर्षों तक चला है। कब तक चला है? 4400 वर्षों तक चला है और 4499 लेखों की रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। 4499 रचनाओं का प्रकाशन किया गया। कितनी रचनाओं का प्रकाशन हुआ? लगभग 4499 रचनाओं का प्रकाशन हुआ। ठीक है, फिर से देख लीजिए। पहला संगम है, प्रथम संगम है, आयोजन मदुरै में किया गया है। मदुरै कहां पे है? तमिलनाडु में है। इसके ऋषि अगस्त ऋषि थे, अगस्त या अगस्त्य। ठीक है, अगस्त ऋषि थे या उनको अगस्त्यार भी बोलते हैं। कुल 549 कवि और विद्वानों ने भाग लिया था, जिसमें पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। कितने पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जो हमारा ये संगम काल है इसमें
तीन जो राज्य थे वो डेवलप थे। एक इधर था जिसे चेर राज्य बोलते थे, दूसरा डेवलप था यहाँ पे पांड्य राज्य बोलते थे, तीसरा कावेरी नदी के उत्तर में था उसको चोल राज्य बोलते थे। तीन राज्य इस समय प्रसिद्ध हुए। तो जो पांड्य राज्य था उनमें से 89 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था प्रथम संगम को, ठीक है। 549 कवियों और विद्वानों ने भाग लिया। कितने ग्रंथों का प्रकाशन हुआ? तो लगभग 4499 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, रचनाओं का प्रकाशन किया गया है और लगभग 4400 वर्षों तक यह चला है। हालांकि इस काल का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ जो है इस काल का उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं हम लोग द्वितीय संगम पे। यह है द्वितीय संगम, ठीक है। द्वितीय संगम के बारे में देखते हैं कहां पे हुआ था। द्वितीय संगम का जो आयोजन किया गया था वो कपाटपुरम में किया गया था। कहां पे? कपाटपुरम। यह भी तमिलनाडु में है, कंफ्यूज मत होइएगा। कहां पे? कपाटपुरम में हुआ था। अच्छा, कपाटपुरम या अलवय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी स्थिति क्या थी? देखिए, ये थी, ये आप देख रहे हैं दो नदियां। मैंने बताया कि ये तुंगभद्रा नदी है, कावेरी नदी है, सॉरी तुंगभद्रा है और ये कृष्णा नदी है। ये जो नदी आ रही है ये नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी के मुहाने के पास स्थित था कपाटपुरम। यहाँ पे कौन सा था? कपाटपुरम या अलवय भी बोलते हैं। तो कपाटपुरम यहाँ पे स्थित था, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग प्राचीन इतिहास या हिस्ट्री की मैपिंग करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की मैपिंग की बुक आती है इतिहास मानचित्रावली करके, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप लेके कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा खोजना पड़ेगा आपको, बस इतना ही होगा। जो द्वितीय संगम था इसकी भी अध्यक्षता सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने की थी। अगस्त्य ऋषि या अगस्त ऋषि भी आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सही लगना चाहिए एग्जाम में बस, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिण भारत का काल हम लोग पढ़ रहे हैं, संगम काल, इसमें जो भी आएंगे वो सभी टंग ट्विस्टेड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो द्वितीय संगम था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। लेकिन इसकी बाद में अध्यक्षता तोलकापियर ने की। किसने की? तोलकापियर, ये ला है, ठीक है। तोलकापियर ने की। सबसे पहले अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी, लेकिन बाद में इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की? तोलकापियर ने की, ठीक है। इसमें जो है कुल 49 विद्वानों और कवियों ने भाग लिया, जिनको 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। कितने? 59 पांड्य शासकों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। कितने? 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाला क्षेत्र था ये चेर शासकों का था, ठीक। इधर जब आप कावेरी नदी के दक्षिण में देखेंगे तो पांड्य राज्य बह गई और कावेरी के ऊपर पांड्य राज्य थे। कावेरी के इधर क्षेत्र में देखेंगे तो चोल राज्य डेवलप हुआ था। किसमें? संगम काल में। अभी हम लोग देखेंगे कि संगम काल का वर्णन कहां मिलता है, इसकी जानकारी कहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कहां से जानते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीय संगम हुआ था ये कपाटपुरम या अलवय में हुआ। कपाटपुरम आपने उसमें मैप में देख लिया। अगस्त्य ऋषि पहले इसके ऋषि थे, लेकिन बाद में तोलकापियर हो गए, ठीक है। ये 3700 वर्षों तक चला था। कितने? 3700 वर्षों तक चला और 3700 वर्षों में 3700 रचनाओं का प्रकाशन किया गया। कितने? 3700 रचनाओं का प्रकाशन इसमें किया गया, ठीक है। 49 सदस्य का मतलब ये नहीं कि इनकी जो कमेटी बनती थी उसकी बात की गई, 49 सदस्य थे, बाकी उसके बाद मरे भी होंगे तो नए आए होंगे। तो इस तरह 3700 रचनाओं का 3700 वर्षों में प्रकाशन किया गया द्वितीय संगम में, ठीक है। उसके बाद इसका भी कोई ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आता है तृतीय संगम की बात। तृतीय संगम भी मदुरै में आयोजित किया गया था, या आप कह सकते हैं उत्तरी मदुरै में आयोजित किया गया। तो मदुरै दिखा दिया, उसी का उत्तरी भाग उत्तरी मदुरै हो जाएगा, ठीक है। बैगई नदी के उत्तर में है। ये आप एक बार फिर से ध्यान से जरा सा बड़ा मैप बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहां से मान लीजिए ये कृष्णा नदी आ रही है, ये तुंगभद्रा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये बैगई नदी है। जब आप देखेंगे तो बैगई नदी के उत्तर में यहां पे आपको दिखेगा मदुरै और कावेरी नदी के मुहाने पे आपको दिखेगा यहां पे कपाटपुरम, ठीक। जो ये इधर वाला है ये चेर राज्यों का था। यहां पे पांड्य राज्य का संरक्षण था, यहां पे चोल राज्य हुआ करता था, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो संगम हो गए। तृतीय संगम है जो कहां पे आयोजित हुआ? मदुरै में या उत्तरी मदुरै में आप कह सकते हैं, मदुरै में, ठीक है। कहां पे?
उत्तरी मदुरै में आप कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया है। एग्जैक्टली कहां पे? उत्तरी मदुरै में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता नक्की कार ने की थी। नक्की कार ने इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्की कार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें भी 49 सदस्य शामिल हुए। 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। कितने? 49 लोग शामिल हुए और 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। दोनों 49 है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें जो है कुल 449 रचनाओं का प्रकाशन किया गया है। कितने? 449 रचनाओं का प्रकाशन किया गया है तृतीय संगम में, ठीक है। इसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, इनकी जो सामग्री है वो हम लोगों को ग्रंथों में मिल जाती है। संग्रह ग्रंथ या आप कह सकते हैं महाकाव्यों के रूप में हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि साहित्य संगम के विवरण देने वाले प्रमुख ग्रंथ या कौन कौन से, कहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कि साहित्य संगम का विवरण देने वाले प्रमुख स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? जो संगम साहित्य है उसका विवरण देने वाले प्रमुख साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि जितने भी ग्रंथ हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला आता है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो द्वितीय संगम का अभी मौजूद है, उपस्थित है, ठीक है। द्वितीय संगम का है ये, ठीक है। द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ माना जाता है तोलकाप्पियम। प्राचीनतम ग्रंथ है। एक कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आपको ध्यान रखना, कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। बार बार आपको बोलना पड़ेगा तभी आपको याद होगा, ठीक है। तोलकाप्पियम, इसकी रचना जो हुई है वो सूत्र शैली में हुई है। कैसी शैली में? सूत्र शैली का मतलब ये होता है कि एक सूत्र में बांध देना, एक तारतम्य में बांधना, अनवरत रहे, उसमें खंडन ना हो या दोहराव ना हो, मतलब सूत्रों का दोहराव ना हो, उनका खंडन ना हो, इसलिए एक सूत्र में बांध देना। इसीलिए इसकी रचना सूत्र शैली में की गई, नाम है तोलकाप्पियम। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और वर्णन मिलता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। इन सब का वर्णन मिलता है। तो तोलकाप्पियम एक संगम काल का ग्रंथ है, द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ है जो किसके लिए फेमस है? व्याकरण के लिए। व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। किस शैली में लिखा गया है? सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें व्याकरण के अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी क्या मिलता है? हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं व्याकरण के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी जानकारी मिलती है। अगला है एतुतके। एतुतके जो है, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। एतुतके जो है ये एतुतिके, 2-3 बार आपको बोलना पड़ेगा एतुतके। इसका दूसरा नाम अष्ट संग्रह भी है। दूसरा नाम क्या है? अष्ट संग्रह, यानी 8 ग्रंथों का संग्रह इसमें मिलता है। 8 ग्रंथों का संग्रह मिलता है, 8 ग्रंथों का विवरण इसमें मिलता है, ठीक है। जिसमें 8 नहीं पढ़ेंगे लेकिन 2-4 पढ़ेंगे, जैसे नड़िष्णय है। नड़िष्णय, इसको आप देख लीजिएगा। नड़िष्णय जो है, इसमें जो जानकारी मिलती है, इसका जो विषय है वो है प्रेम, यानी नड़िष्णय। नड़िष्णय इसका विषय क्या है? प्रेम है विषय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तोलकाप्पियम क्या था? एक व्याकरण ग्रंथ था, हमने आपको बताया व्याकरण ग्रंथ था, ठीक है। सूत्र शैली में लिखा गया है। व्याकरण के अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने देखा एतुतके, ये अष्ट संग्रह बोलते हैं इसको तमिल में। अष्ट संग्रह है, 8 ग्रंथों का संग्रह है। इसमें कुछ जैसे आपने देखा, पहला कौन सा देखा? नड़िष्णय। नड़िष्णय है, उसमें प्रेम का वर्णन किया गया है नड़िष्णय में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप जो देख रहे हैं वो है परिपादल। क्या है? परिपादल। हालांकि जो बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने छोड़ दिया है, केवल इंपॉर्टेंट को ही उठाया है, ठीक है। तो परिपादल जो है ये जो है एक संगीत ग्रंथ है, आप कह सकते हैं प्रथम संगीत ग्रंथ है दक्षिण का। संगीत ग्रंथ दक्षिण का प्रथम संगीत ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? परिपादल। किसका भाग है? एतुतके का भाग है। एतुतके अष्ट संग्रह है, उसी का एक भाग परिपादल है, ठीक है। तमिल साहित्य का
पहला संगीत संग्रह आप कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा में छंद गाए गए हैं। ठीक, क्या किया गया है, जो देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा में छंद गाया गया है। इसी का एक भाग है अहनानूर और पुरनानूर। अहनानूर और पुरनानूर दोनों का जो विषय है वो प्रेम है। ठीक है, हालांकि पुरनानूर के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं, लेकिन अहनानूर में प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। अहनानूर पुरनानूर बहुत बार पूछा गया, दक्षिण के ग्रंथ हैं ये। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है कुरल। अच्छा, कुरल जो है इसको तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिल साहित्य का बाइबिल। ये लिखा हुआ आता है बुक में, इसलिए आपको बता रहे हैं, वरना हम तमिल साहित्य का रामायण या और कुछ कह देते हैं, बाइबिल कहते हैं। ठीक है, तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। रामायण भी कह सकते हैं, भगवत गीता भी कह सकते हैं, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, लेकिन तुलना यूरोप से की जाती थी, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। तमिल साहित्य का क्या माना जाता है, बाइबिल माना जाता है। इसके जो रचनाकार हैं या प्रणेता जो हैं वो हैं तिरुवल्लुवर। कौन है, तिरुवल्लुवर। याद करना पड़ेगा आपको इसके लिए, और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी शॉर्टकट केवल 1-2 प्रश्नों में 4 प्रश्न आप उससे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा कोई चीज। जब तक आप 4 बार 6 बार इसको पढ़ेंगे नहीं या वीडियो देख के आप सुनेंगे नहीं, सुनना अच्छा होता है वैसे, देखते रहिए, सामने सुनते रहिए तो जल्दी याद होता है। नोट्स बना लीजिए और जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं, जो ये कुछ भी लोग डाल देते हैं कि आइए शॉर्टकट में पढ़ा दे रहे हैं, गाना गा के पढ़ा दे रहे हैं, डांस करके पढ़ा दे रहे हैं, वैसे कुछ सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होने वाला। पढ़ना पड़ेगा आपको, टॉपिक पे डीप में जाना पड़ेगा, फैक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी समझना होगा। यानी आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल लेके ही चलना है, तभी एप्लीकेशन लेवल काम आएगा। परीक्षा में आप सोच सके, जब आपका एग्जाम होता है तो आजकल चाहे वो ग्रुप डी का पेपर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आने लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे कि कुरल क्या है, तमिल का बाइबल ग्रंथ माना जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानते हैं आप, क्योंकि ये तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है कुरल। ठीक है, तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है, तो कुरल नाम आपको याद होना चाहिए कि तमिल ग्रंथ है, ये जरूर याद आना चाहिए। इसके लेखक का भी नाम आपको तिरुवल्लुवर याद होना चाहिए। अब इसमें आप कोई शॉर्टकट या कोई भी डांस नहीं लगा सकते हैं, गाना डांस करके नहीं लगा सकते हैं, इसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा, तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर। 4 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिए। याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें सबसे पहले आप किसी चीज को पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप उसको याद करिए। याद करने के लिए आप 2 बार याद करिए, 3 बार याद करिए, उसके बाद इसको पूरा बंद कर दीजिए और आगे जाके एक बार आप लिख लीजिए। बस अगर आपने लिख लिया तो आपको याद हो गया। देखिए, याद करना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं केवल समझ के ही काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। याद करना बहुत जरूरी है। मेमोरी लेवल पहला लेवल है। मेमोरी लेवल ही आपके समझ को बढ़ाता है, आपके एप्लीकेशन लेवल को बढ़ाता है, कहां कैसे आपको प्रयोग करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ आ जाता है, याद नहीं होता, तो ये सब फालतू चीजें। फिर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़िए, मैथ वगैरह पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं कुरल। कुरल की बात कर रहे हैं, तमिल साहित्य का बाइबिल है तिरुवल्लुवर। इसके क्या है, रचनाकार हैं या आप कह सकते हैं इसके प्रणेता हैं। तमिल साहित्य का ये आधार ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है एलाद। ठीक है, क्या है, एलाद। अच्छा, एलाद क्या, एलाद ही है, ये आप पूरा लिख लीजिए, एलाद ही है, ये एलाद लिख रहा है, इसका नाम है एलाद। ठीक है, एलाद क्या है, इसमें वेदों का सार मिलता है। जो 4 वेद हैं उनका सार मिलता है। किसमें, एलाद में। पूछा जाता है कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसमें 4 वेदों का सार संग्रह मिलता है, तो आपको बताना होगा एलादी। एलादी नामक ग्रंथ जो है वो क्या है, हमारे जो 4 वेद हैं उनका सार संग्रह है। अगला जो नाम मिलता है वो मिलता है सीरुपंचकलम। सीरुपंचलम। ठीक है, ये याद करना थोड़ा टफ होता है, मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन आपको बार बार पढ़ना होगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, सीरुपंचलम जो है, अगर आप सब नहीं याद कर पाते तो सीरुपंच याद कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सीरु ही याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। सीरुपंचलम है। सीरुपंचलम जो ग्रंथ है ये औषधियों से संबंधित है। किससे,
औषधियों से संबंधित है। ये संगम काल का ग्रंथ है। किससे संबंधित है? औषधियों के बारे में इसमें हमको जानकारी मिलती है। किसके बारे में? औषधियों के बारे में। अगला जो ग्रंथ आपको दिख रहा है इनलय, इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन इसकी जानकारी मिलती है। इनलय पूछा जाता है कहां का ग्रंथ है, तो आपको तमिल ग्रंथ बताना होगा, हालांकि इसका प्रकाशन नहीं हो पाया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संगम काल में देखिए जो महाकाव्य हैं उनकी संख्या 5 है। यहां पे पूरा लिख उठा है क्योंकि महत्वपूर्ण है। संगम काल के महाकाव्य जो है उनकी संख्या 5 है। कितनी संख्या है? 5, जिसमें से 3 उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं है, उनका नाम भी नहीं पता है, लेकिन 5 ग्रंथ हैं। ऐसी जानकारी हमको तमिल जो ग्रंथ हैं उनसे मिलती है। उसमें जो पहला नाम है शिल्पादिकारम है। क्या नाम है? शिल्पादिकारम। 2-3 बार नाम हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। शिल्पादिकारम, इसमें नूपुर की कहानी दी हुई है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं गूगल पे भी जाके, अभी ये बताने का टाइम नहीं है। तो नूपुर की कहानी दी हुई है, इसमें ध्यान रखना है। इसके जो लेखक हैं इलागो आदिगल हैं, ये आपको याद करना होगा। कौन है? इलागो आदिगल। ये जो कहा जाता है कि जो चेर शासक था वो सेनगुट्टवन था, उसका भाई रहा होगा, ठीक है। इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल, ठीक है, पूरा नाम है इलांगो आदिगल। क्या लिखा है इन्होंने? शिल्पादिकारम। दूसरा जो है उसका नाम है, ग्रंथ है मणिक मेखले। मणिक मेखले मतलब मणियों युक्त कंगन, मणि युक्त कंगन, नाम है मणिक मेखले। इसके जो रचनाकार हैं बौद्ध और अन्य व्यापारी मिलाकर, मतलब इसको बौद्ध व्यापारी कई सारे मिलकर लिखे हैं। और एक नाम उनका आता है, फेमस नाम आता है शीतलय सतनार। क्या नाम आता है? शीतलय सतनार। यही आप याद कर लीजिए, तो बाकी ये आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको लिखा है, तो बौद्ध यहाँ पे शब्द गलत है, कुछ और शीतलय सत्यनारायण ने इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो आता है जो ग्रंथ है वो है जीवक चिंतामणि। इसके जो लेखक हैं कुछ जैन सन्यासी और कवि तिरुक्त देवर हैं। कौन है? तिरुक्त देवर हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए ये आपको मणिक मेखले वगैरह, जीवक चिंतामणि वगैरह याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं। बहुत बार पूछा गया है। शिल्पादिकारम बहुत बार पूछा गया है, मणिक मेखले बहुत बार पूछा गया है, जीवक चिंतामणि ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको लिख लेना है। हालांकि टंग ट्विस्टेड हमने कहा कि पढ़ने में कठिनाई इसमें होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता नहीं। अब देखिए जो संगम कालीन विवरण देने वाले प्रमुख स्रोत हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने तो एक स्रोत तो देख ही लिया कि जो तमिल ग्रंथ है वो स्रोत है, एक तो तमिल ग्रंथ स्रोत है, लेकिन तमिल ग्रंथ के आधार पर ही सब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हमको और भी देखना होगा कि और कौन स्रोत है। उसमें एक और स्रोत है, महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज आपके हो गए। उसके बाद आप देख रहे हैं स्ट्रैबो बहुत बड़े इतिहासकार थे, और टालमी हो गए। टालमी, इन तीनों लेखकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पश्चिम से यानी यूरोप से दक्षिण भारत जो है व्यापार होता था, वाणिज्यिक व्यापार होता था, यानी वाणिज्यिक संपर्क था, वाणिज्यिक संपर्क था, ठीक है। ऐसा ये लोग बताते हैं। कौन बताता है? मेगास्थनीज पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है, स्ट्रैबो पढ़ने के बाद जानकारी हमको मिलती है, और उसके बाद कौन? टालमी। इन सबको पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि दक्षिण भारत से पश्चिम का जो है व्यापारिक संबंध रहा होगा। उसके बाद जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, अगर हम देखें तो अशोक का जो स्तंभ आपको देखने को मिलता है, अशोक का स्तंभ, अशोक स्तंभ, कौन सा? अशोक स्तंभ। जो अशोक के स्तंभ हैं उनसे चोल, चेर और पांड्य राज्यों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद एक है कलिंग नरेश खारवेल थे। कलिंग नरेश खारवेल जो थे, उनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे भी तमिल राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। किससे? तो अशोक के अभिलेख से मिल गया। उसके बाद खारवेल, खारवेल जो कलिंग के खारवेल थे उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, टालेमी, इन सब से हमको देखने को मिल गया कि हाँ
कुछ तमिल राज्य रहे होंगे प्राचीन काल में जो संगम काल रहा होगा। हालांकि इसकी पूरी जानकारी संगम काल की हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जानकारी कोई भी नहीं मिल पाती है अच्छे से, ठीक है। ये तमिल ग्रंथों में ही रह गया है बनके, तो वहां से हमको जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे जो तमिल कालीन राज्य थे या इतिहास उनका क्या रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चोल राज्य। सबसे पहले हमने आपको चोल राज्य मैप में दिखा दिया है। इसकी राजधानी कावेरी पत्तनम थी। कौन सी? कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम या पुहार, ठीक। इसकी भी स्थिति वही थी, कावेरी नदी के जो इधर आता था यहां पे मुहाना, वही था कावेरी पत्तनम, ठीक है। कावेरी पत्तनम था वही, ठीक है, जहां पे कपाटपुरम वगैरह था। तो कावेरी पत्तनम आप देख रहे हैं। कावेरी पत्तनम को पुहार के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगम कालीन जो राज्य थे उसमें सबसे पहले चोलों का ही प्रारंभ हुआ है। चोलों की अगर हम राजधानी की बात करें तो सबसे पहले जो इनकी पुरानी राजधानी थी उत्तरी मल्लूर थी, लेकिन बाद में इनकी जो राजधानी थी वो उरैयूर हो गई। पहले क्या थी? उत्तरी मल्लूर, बाद में उरैयूर हो गई। उसके बाद जब राजा करिकाल बनता है, करिकाल नाम का एक राजा बनता है, उस समय जो इनकी राजधानी थी वो क्या हो जाती है? कावेरी पत्तनम या पुहार नाम से जाना जाने लगता था, ठीक है। चोल वंश का जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वो ये खतरनाक नाम वाला था, जिसको आप पढ़ लीजिए अपने आप क्या था? उर्वप हर्रेलंज जेतचेन, ठीक है। इसको आप इतना याद कर लीजिए कि उर्वप, इतना आप याद कर लीजिए। उर्वप जो था इसका पहला क्या था? शासक था, चोल राज्य का पहला शासक था। चोल राज्य कहां पे डेवलप है? मैंने आपको दिखाया है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, एक मिनट, ये आपको दिखा देते हैं चोल राज्य का जो डेवलपमेंट है। देखिए मैंने आपको बताया कावेरी नदी के इधर चोल राज्य, कावेरी नदी के इधर पांड्य राज्य और इधर चेर राज्य, ठीक। कौन सा? चेर राज्य, इधर चोल राज्य और इधर पांड्य। यहां पे चेर, यहां पे कावेरी नदी और बैगई नदी के उत्तर में पूरा पांड्य राज्य, और इधर कौन सा था? चोल राज्य। जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी है, उसके दक्षिण में तीनों बसे हुए थे, ठीक है। तो पहला शासक आपने देख लिया, उर्वप हर्रे इलंजेतचेन हो गया। उर्वप आपको याद कर लेना है, बाकी ज्यादा नहीं, वो भी पहला नाम नहीं पूछा है, कोई जरूरत नहीं, चाहे आप मत याद करिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अगर आप याद नहीं कर लेंगे, ठीक है। मैंने बताया इनकी जो प्राथमिक राजधानी थी उत्तरी मल्लूर थी, बाद में उरैयूर हो गई, बाद में करिकाल के समय में इनकी राजधानी कावेरी पत्तनम हो गई। जब ये पहला जो राजा था, इस समय राजधानी जो थी उरैयूर थी। और ये जो राजा था, माना जाता है ऐसा कि जब युद्ध होता था उसमें सुंदर रथों के लिए जाना जाता था। किसके लिए? सुंदर रथों के लिए जाना जाता था। उसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था एलारा। ऐसा माना जाता है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ये गद्दी पर बैठा था। ये चोल का पहला ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय पाई थी, श्रीलंका पर। और श्रीलंका पर विजय ही नहीं पाई, 50 वर्षों तक वहां पर शासन भी किया, ऐसा माना जाता है। पहला, श्रीलंका को उस समय सीलोन नाम से बोलते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो श्रीलंका जीतकर वहां 50 वर्षों तक शासन करता रहा। उसके बाद नाम अगला आप देख ही रहे हैं, करिकाल नाम आता है, जिसके समय में राजधानी कावेरी पत्तनम या पुहार हो गई। जो करिकाल होता है इसका अर्थ होता है पांव जला व्यक्ति, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण शासक था, पांव जला व्यक्ति कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके समय में 2 युद्ध इसने लड़े जो कि जीते भी। उसमें पहला था बेड़ी का युद्ध। क्या था? पहला बेड़ी का युद्ध था। इस युद्ध में इन्होंने क्या किया कि जो देखिए चोल हैं ये, तो पांड्य और जो चेर शासक थे उनको, उनके सहित कुल 11 राजाओं को इसी युद्ध में पराजित किया था। 11 राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। कितने? पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को इसने पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि पेरुन सेलदनन नामक एक राजा था चेर राज्य का, उसने यहां से हार के बाद अपनी आत्महत्या, मतलब आत्महत्या कर ली। अपनी क्या? अपनी आत्महत्या आप नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा युद्ध इसने किया वाहेपरंदलई का युद्ध इसने किया है। कौन सा? वाहेपरंदलई का युद्ध इसने लड़ा है। इसमें भी ये विजेता रहा है। वाहेपरंदलई का जो युद्ध हुआ है
इसमें भी ये विजेता रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। इसमें कहा जाता है कि 9 राजाओं को इसने अकेले हराया। उसके बाद एक और राजा बनता है जिसको सेनगणन के नाम से जानते हैं, सेनगणन नामक। तो पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक, इसके 2 युद्ध हो गए और ये चौथा शासक सेनगणन है। इसके बीच में कुछ छोटे छोटे बने हैं। कहा जाता है जो सेनगणन था ये पूर्व जन्म में मकड़ा था, लेकिन इसने बहुत सारे 100 मंदिरों का निर्माण कराया, इसलिए प्रसिद्ध है। भारत में, पूरे भारत में इसने 100 मंदिरों का निर्माण कराया है, इसलिए ये बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, पूर्व जन्म में मकड़ा था। तो ये हो गया चोल राज्य। उसके बाद आप देखिए अगला है चेर राज्य। चेर राज्य की जो राजधानी थी वो, ठीक है, तो प्रारंभ में राजधानी कोरकई थी, बाद में मदुरै हो गई, बैगई नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जो तमिलनाडु अगर आप देखेंगे उसमें केतिनवेली शायद है, रामानंद करके कोई जिला, मदुरै जिला है, ये सब जिले इसके अंतर्गत आते थे। इसका जो प्रमुख शासक हुआ वो था नेडियान। पांड्य राज्य का प्रमुख शासक कौन हुआ? नेडियान पहला। नेडियान जो पहला शासक, प्रथम शासक हुआ, नेडियान हुआ। इसका अर्थ होता है लंबे कद वाला व्यक्ति, लंबे पैर वाला व्यक्ति। इसके समय में एक युद्ध भी हुआ था, तलैया लांगनन युद्ध। तलैया लांगनन युद्ध, हो सकता है कुछ कहीं गलत लिखा जा रहा हो, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तलैया लांगनन युद्ध हुआ था। तलैया लंगानन युद्ध कर लीजिए। तलैया लंगानन युद्ध हुआ था इसके समय में। लगभग जो ये युद्ध है 290 ईस्वी के आसपास हुआ है। इसके बाद नेंडुजेलियान शासक बना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेर राज्य। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है कहां पे स्थित है। तो हमने आपको तीनों दिखाई दिया। उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, चेर राज्य कहीं चला गया बीच में क्या? चेर राज्य देखिए, अगला है चेर राज्य। चेर राज्य की जो राजधानी थी वो थी तोंडी। राजधानी क्या थी? तोंडी। हमने आपको दिखाया है, ये भारत है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये चेर राज्य था, यहां पे तोंडी इसकी राजधानी थी। ठीक, यहां पे कौन राज्य था? चेर राज्य, इधर साइड में भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ठीक है, चेर राज्य की राजधानी क्या था? तो यहां पे आप लिख लीजिए तोंडी, इसकी तोंडी। ठीक, तोंडी इसकी राजधानी थी। इसका जो राज चिन्ह था वो धनुष था। इसका जो राज चिन्ह था वो था धनुष। ठीक है, क्या राज चिन्ह था इसका? धनुष। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम लोग पांड्य राज्य पढ़ रहे थे। कौन सा? पांड्य पढ़ रहे थे ना इसके पहले। तो हमने पढ़ा ये कौन सा? चेर राज्य। चेर राज्य में हमने पढ़ लिया, इसका जो चिन्ह था वो क्या था? धनुष। जो पांड्य राज्य था इसका जो चिन्ह था वो था मछली। ये बताना आपको भूल गए। पांड्य राज्य का जो राज चिन्ह था वो मछली था। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको दोबारा बताना पड़ रहा है हमको। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और अगला क्या था? चोल राज्य। धनुष हो गया, मछली हो गया, एक कुछ चोल का था, मुझे शायद कंफ्यूजन में जा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। बहरहाल चेर राज्य का धनुष था, पांड्य का मछली था, चोल का मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट में हम लिख देंगे, वो आप याद कर लीजिएगा कि राज चिन्ह क्या था चोलों का। ठीक है, शायद तीर धनुष या तीर ऐसे कुछ रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, भूल गए, एकाएक भूल गए, अभी तक पता था। ठीक है, तो चेर राज्य का तोंडी राजधानी थी, धनुष राज्य चिन्ह था, पांड्य का राज्य चिन्ह मछली था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु दोनों के हिस्से इसमें आते हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों के मतलब कुछ जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसका जो पहला शासक हुआ है उदयनजेरल हुआ है। पहला शासक जो इसका महत्वपूर्ण हुआ है उदयनजेरल हुआ है। उसके बाद कुटवन इसका शासक हुआ है। कुटवन के बाद सेनगुट्टन शासन हुआ है। इतना ही इसमें जानना है, बाकी नहीं जानना है। बाकी क्या करेंगे जान के, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग संगम काल की राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी उसके बारे में। जो संगम काल था इस समय जो है वंशानुक्रम राजतंत्र था। कैसा? वंशानुक्रम राजतंत्र प्रचलित था। कैसा? वंशानुक्रम राजतंत्र प्रचलित था। कब? संगम काल में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इस समय के जो राजा होते थे वो बहुत सारी उपाधियां धारण करते थे। जैसे उपाधियों में अगर आप देखेंगे तो जो नामक एक उपाधि धारण करते थे जो देवता का प्रतीक माना जाता था। उसके बाद मन्नम नाम की उपाधि धारण करते थे। कौन सी? मन्नम। मन्नम नाम की एक उपाधि धारण करते थे। वेंदन नाम की उपाधि धारण करते थे। तो जो हो गया मन्नन हो गया, वेंदन हो गया, अधिराज हो गया, इरैयन हो गया, और ऐसे एक आध दो और हैं जो आते हैं, कारवेन हो गया। इस तरह की अधिराज भी आप लिख सकते हैं। यहां पे अधिराज उपाधि भी धारण करते थे। ठीक, तो ये 4 उपाधियां आप देख लीजिएगा, बस इतना महत्वपूर्ण है। तो वंशानुक्रम राजतंत्र प्रचलित था संगम काल में। उस समय जो राजा थे जो वेंदन, मन्नम, अधिराज इस तरह की क्या करते थे, उपाधियों को धारण करते। अच्छा, इसमें जो है कुछ एक जैसे पुरनानूर ग्रंथ हमने बताया था, उसमें क्या है, चक्रवर्ती राजा का भी वर्णन कहीं कहीं देखने को मिलता है। राजा जो होता था प्रतिदिन सभा में जाता था। राजा को क्या करना होता था? प्रतिदिन सभा में जाना होता था। सभा में जब वो जाता था तो सभा को, जो जिस सभा में जाता था उसको नालवे के नाम से जानते थे। किसके? नालवे के नाम से। जो राजा सभा में, प्रतिदिन राजा सभा में जाता था, लोगों के कष्टों को सुनता था, लोगों की परेशानियों को सुनता था और न्याय कार्य करता था। ठीक है। राजा की जो सर्वोच्च सभा होती थी, जो सर्वोच्च सभा आज की अगर लोकसभा की बात करें उससे तुलना हो सकती है, वो मन्नम थी। आज की अगर लोकसभा की हम बात करें तो क्या थी उस समय? मन्नम जो थी उस समय संगम कालीन लोकसभा हुआ करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मन्नम के साथ सही कहीं कहीं पोडियाल शब्द का उल्लेख मिलता है। जो पोडियाल शब्द है आज के राज्यसभा से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। पोडियाल किससे तुलना कर सकते हैं? आज के राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं। मन्नम के साथ पोडियाल शब्द का जिक्र बहुत बार मिलता है। ठीक है। मन्नम का अर्थ ही होता है, अगर आप देखेंगे तो, कि जो पोडियाल होता मतलब नगर होता है। ठीक है। पोडियाल शब्द का जो अर्थ होता है वो सीधे सीधे नगर होता है। ठीक है। मन्नम शब्द का, यहां पे गलत लिख दिए हैं, मन्नम शब्द का अर्थ नगर होता है, जबकि पोडियाल शब्द जो है, एक मिनट, ये जो पोडियाल शब्द है, पोडियाल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक स्थल। क्या होता है? सार्वजनिक स्थल। ठीक है। नालवे क्या थी? उस समय की सभा थी। मन्नम क्या थी? वो आज के लोकसभा की तरह जहां राजा जाता था और सारे अपने संसदीय कार्य करता था। पोडियाल राज्यसभा की तरह हुआ करती थी, जिसका अर्थ क्या होता है? मैंने बताया सार्वजनिक स्थल, जबकि मन्नम का अर्थ होता है नगर। राजा के पास 5 परिषद होती थी। 5 राजा के ऊपर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। वो ये 5 परिषदें होती थी जिनका राजा पर नियंत्रण होता था। उसमें पहला होता था मंत्री, जिसका नाम था उस समय अमात्यार। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता था पुरोहित, उसका नाम उस समय होता था पुरोहितार। और सेनापति होता था जिसका नाम उस समय सेनापतियार था। दूत या राजदूत था जिसका नाम दूतार था। गुप्तचर होते थे जिनका नाम ओर्रार होता था, गुप्तचर का। तो ये 5 परिषदें होती थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी। राजा कहां पे जाता था? जब सभा में जाता था लोगों का कष्ट सुनने, दुख सुनने, तब उसको नालवे उस सभा को बोलते थे। जहां पे संसदीय कार्य करने जाता था, नियम बनाने, कानून बनाने, उसको मन्नम बोलते थे। उसके बाद जहां पे और लोगों के साथ बैठकें करता था उसको पोडियाल के नाम से जानते थे। ठीक है। पोडियाल का मतलब होता है सार्वजनिक स्थल, मन्नम का अर्थ होता है नगर, नालवे का अर्थ होता है सभा। ये सीधे की सीधे अर्थ ही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 5 परिषदें आपको दिख रही हैं, ये क्या करती थी? राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो नगर होता था, यहां पे कुछ और आ गया, थोड़ा सा हम बताते हैं नीचे। बहरहाल अगर आगे ब्लैक आ जाए तो ज्यादा सही है। हाँ, यहां पे हम बता देते हैं, फिर आगे वहां पे चलेंगे। जो नगर होते थे उसका जो नाम होता था वो नाम होता था मंडलम। नगर का क्या नाम होता था? मंडलम। जैसे चोल मंडलम, चोल राज्य था तो चोल मंडलम होता था, चेर मंडलम होता था, पांड्य मंडलम होता था। तो नगर को मंडलम के नाम से जानते थे। मंडलम जो होता था इसके अंदर उर होता था। क्या होता था? उर। उर के अंदर 2 तरह के ग्राम आते थे। एक ग्राम होता था जो बड़ा गांव होता था, दूसरा होता था, यानी इसको कह सकते हैं बड़ा ग्राम, और इसके अंदर कुछ छोटे ग्राम आते थे, कुछ छोटे ग्राम। तो नगर के अंदर या नगर को क्या कहते थे? मंडलम कहा जाता था। सॉरी, ये
नगर गलत बोल दिए, जो संपूर्ण राज्य होता था उसको मंडलम के नाम से जानते थे। जो संपूर्ण राज्य होता था उसको, यानी आप कह सकते हैं जो नगर प्रशासन होती थी उसको मंडलम के नाम से जानते थे। जो संपूर्ण राज्य होता था उसको मंडलम, यहां पे लिख दे रहे हैं संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण राज्य को मंडलम नाम से जानते थे। जैसे इसका उदाहरण भी यहां पे अब लिख दे रहे हैं, चोल मंडलम, ठीक, चेर मंडलम, और अगला क्या हो जाएगा, पांड्य मंडलम, ठीक। चोर मंडलम, चेर मंडलम और पांड्य मंडलम, इस तरह मंडलम क्या था, संपूर्ण राज्य को मंडलम नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे चोल मंडलम, चेर मंडलम और पांड्य मंडलम। मंडलम के बाद जो होता था उसको बोलते थे नाडु। यहां पे हम फिर से बना दे रहे हैं जरा सा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो होता था उसको क्या बोलते थे, मंडलम के अधीन होता था नाडु। नाडु यानी नगर आप कह सकते हैं, नाडु होता था। नाडु के अधीन होता था उर। उर के अधीन जो है एक छोटा गांव होता था, दूसरा बड़ा गांव होता था। एक छोटा गांव नहीं, मतलब छोटे गांव होते थे और बड़े गांव में बटा हुआ था। जो छोटे गांव होते थे, जो मतलब छोटे गांव होते थे उनको सिरूर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, सिरूर। छोटे ग्राम जो होते थे, इसके अधीन कई ग्राम आते थे, एक ग्राम नहीं आता था, तो जो छोटे गांव होते थे उसको सिरूर बोलते थे, जो बड़ा ग्राम होता था उसको पेरूर नाम से जानते थे। तो मंडलम हो गया जो संपूर्ण राज्य था, उसके अधीन आता था, या जिला आप कह सकते हैं। नाडु होता था, नाडु के अधीन उर होता था, उर में छोटे और बड़े ग्राम कई आते थे, जिसमें बड़े ग्राम को पेरूर बोलते थे, छोटे ग्राम को क्या बोलते थे, बड़े ग्राम को पेरूर और छोटे ग्राम को सेरूर नाम से जानते थे। इसी समय एक शब्द प्रचलित था, ससलाई। ससलाई जो होती थी, ये गांव की जो मुख्य सड़क होती थी उसको ससलाई बोलते थे। जो मेन सड़क होती थी उसको ससलाई के नाम से जानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो ससलाई क्या होती थी, जो मुख्य सड़क होती थी उसको ससलाई के नाम से जानते थे, ठीक है। उसके बाद एक शब्द और देखने को मिलता है, देखिए पहला शब्द हम लोगों ने देखा ससलाई, क्या है, मुख्य सड़क होती थी। दूसरा शब्द है तेरू। तेरू शब्द क्या होता था, मुख्य गली होती थी। किसी नगर की कोई मुख्य गली जो मेन हेड गली होती थी उसको तेरू नाम से जानते थे। राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व प्रशासन में जो सबसे मेन होता था वो होता था भूमिकर, जिसे भूमिकर जो होता था उसको कुडमय नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, कुडमय। कुडमय यानी कौन सा होता था, भूमिकर। कुडमय क्या होता था, भूमिकर होता था उस समय, ठीक है। कुडमय भूमिकर होता था, पदकर लगता था, सीमा शुल्क लगता था। जो पदकर और सीमा शुल्क आप कह सकते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, जो सीमा शुल्क होता था, कौन सा, सीमा शुल्क। तो कुडमय हो गया आपका भूमिकर, जो सीमा शुल्क होता था उसको उलगु नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, उलगु नाम से जानते थे, ठीक है। जो भू राजस्व होता था कृषि का 6वां भाग उस समय होता था। न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय के लिए जो राजा होता था वही सर्वोच्च अधिकारी होता था, सबसे मेन वही होता था। राजा, जो न्यायालय राजा का होता था, यानी यहां पे लिख दे रहे हैं, जो राजा का न्यायालय होता था उसको मनरम नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मनरम नाम से। राजा को जो न्यायालय होता था, जो लोग झूठी गवाही देते थे राजा के न्यायालय में आकर, उनकी जीभ काट ली जाती थी। जो समाज था, जो सामाजिक वर्ग था, वो 4 भागों में विभक्त था। जो 4 भाग थे, जो सामाजिक स्थिति थी, जो समाज था, वो कितने भागों में विभक्त था, समाज कितने भागों में व्यक्त है, 4 भागों में। उस 4 भागों की अगर हम बात करें, उसमें जो पहला भाग आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, सुडडुम वर्ग। सुडडुम वर्ग जो होता था ब्राह्मण और बुद्धिजीवियों का वर्ग होता था। उसके बाद अरसर वर्ग होता था जो शासक और योद्धा वर्ग होता था। उसके बाद बेनिगर वर्ग होता था जो कि व्यापारी वर्ग था। बेल्लाल वर्ग होता था जो कि किसान वर्ग था। तो समाज पूरा 4 भागों में विभक्त था। पहला था सुडडुम वर्ग, ब्राह्मण और बुद्धिजीवियों का वर्ग हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया अरसर वर्ग हो गया। अरसर वर्ग क्या होता था, शासक एवं योद्धा का वर्ग होता था। उसके बाद मैंने बताया बेनिगर वर्ग हो गया जो कि व्यापारी वर्ग था। उसके बाद लास्ट जो होता था वो होता था कौन सा, बेल्लाल वर्ग जो कि किसान वर्ग होते थे। अगर इस काल में यानी संगम काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति
ठीक ठाक हम लोगों को उस समय देखने के लिए मिलती है। जो तमिल ग्रंथ है उसमें महिलाओं की स्थिति के लिए जो संगम साहित्य हुआ है, 3 संगम हुए हैं, उसमें काफी जानकारी हमको देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं थी उनका सम्मान किया जाता होगा क्योंकि उनकी बौद्धिक जो गतिविधियां हैं उसमें उनका क्या था, भाग लेना होता था। जैसे ओबियार एक कवित्री का नाम मिलता है, नच्चेलियार करके एक कवित्री का नाम मिलता है, और तो मुझे इतना याद है ओबियार और नच्चेलियार 2 ही ऐसे थे जिनका नाम याद आ रहा है कि जिनका वर्णन हमको तमिल ग्रंथों में अच्छे से देखने को मिलता है, जिन्होंने तमिल ग्रंथों के उत्कर्ष में सहायता दी है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जीवन साथी चुन सकती थी, लेकिन सती प्रथा बहुत ही ज्यादा रूप में प्रचलित थी। सती प्रथा बहुत ज्यादा रूप में यहां पे या कह सकते हैं आप दयनीय स्थिति में प्रचलित थी, लेकिन जो विधवाएं होती थी उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय थी। हालांकि सती प्रचलन का उल्लेख मिलता है, पूरी तरह मिलता है, कहा जाता है उच्च रूप में सती प्रथा डेवलप रही होगी, लेकिन विधवा का भी उल्लेख मिलता है कि विधवाओं की स्थिति दयनीय रही होगी। इससे कभी कभी लगता हो सकता है सती प्रथा न रही हो, लेकिन सती प्रथा का प्रचलन उच्च रूप में जो तमिल ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। धर्म की बात करें तो इस समय जो प्रमुख देवता होते थे मुरुगन, हालांकि भगवान विष्णु का भी किसी दूसरे नाम के रूप में तमिल जो नाम होगा तमिल भाषा में उस नाम से मिलता है, तो मुरुगन एक देवता का उल्लेख मिलता है जो कि भगवान के रूप में पूज्य थे और सबसे प्रसिद्ध थे। अगर अर्थव्यवस्था की हम थोड़ा सा बात करें तो इस समय जो थी कृषि वही सबसे मतलब मुख्य व्यवसाय होती थी, उसमें भी चावल सबसे मुख्य फसल थी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस काल में जो कृषि है वो कार्य जो है मुख्य रूप से महिलाएं करती थी। कृषि कार्य कौन करती थी? मुख्य रूप से महिलाएं किया करती थी, महिलाएं कृषि कार्य किया करती थी। बाकी बढ़ाईगिरी हो गया, जहाज निर्माण हो गया, सूती कपड़ों का निर्माण हो गया, रेशमी कपड़ों का निर्माण हो गया, ये सब क्या करते थे? ये सब व्यापारी वर्ग का काम उस समय हुआ था। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यापारी वर्ग ये सब काम करते थे। ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें जैसे सूती रेशमी कपड़े भी हो गए, बढ़ाईगिरी हो गई, जहाजगिरी, ये सब काम भी करते थे। ठीक है, कुछ भूमियों का उल्लेख मिलता है। किसका? कुछ भूमियों का उल्लेख मिलता है, भूमि का, भूमि के टुकड़ों का आप कह सकते हैं। उसमें जो पहला नाम देखने को आपको मिलेगा, पूछा भी गया कई बार, तो मरुदम है। मरुदम क्या होता था? एक जो उपजाऊ कृषि भाग होता, जहां पे कृषि अच्छी तरीके से की जाती थी, उस भाग को क्या कहते थे? मरुदम के नाम से उस समय जानते थे। दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है पाले। पाले जो शब्द है ये रेगिस्तान वाला भाग होता था जहां पे फसल नहीं उपजाई जा सकती थी और वर्षा भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। अगला जो भाग होता था वो था नेथल। नेथल है नेथल। नेथल वो भाग होता था जो समुद्र के किनारे था, यानी आप कह सकते हो नेथल कैसा था? समुद्रवर्ती क्षेत्र था। कैसा? समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होता था वो कैसा था? नेथल कहलाता था। एक और होता था शब्द, उसको बोलते थे मुल्ले। मुल्ले जो होता था जहां पे पशुपालक लोग अपना निवास करते थे, ज्यादा पशु चराने वाले लोग रहते थे, उसको किसके नाम से जानते थे? मुल्ले के नाम से जानते थे। तो 4 भूमियों का वर्णन स्पेशली मिलता है, मरुदम का, पाले का रेगिस्तानी भूमि, नेथल का जो कि समुद्रवर्ती भूमि है, मुल्ले का वर्णन मिलता है जहां पे पालक लोग ज्यादा रहते थे, या आप कह सकते हैं पशु चालक या चराने वाले लोग ज्यादा रहते थे। ठीक है, इस समय जो है अगर उद्योगों की बात करें तो बहुत सारे हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन इस समय धातु उद्योग काफी प्रसिद्ध था, चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध था, तेल उद्योग प्रसिद्ध था, नमक उद्योग भी प्रसिद्ध था, हाथी दांत का भी उद्योग ये लोग करते थे। ये हो गया पूरा संगम काल, आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो चैप्टर आएगा मुझे लगता है द्वितीय नगरीय क्रांति या महाजनपद काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो महाजनपद काल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री की मैपिंग करेंगे, महाजनपद काल की पूरी मैपिंग करेंगे। इसमें तो मैपिंग ज्यादा थी नहीं, लेकिन आगे जो महाजनपद काल आने वाला है उसमें पूरी की पूरी मैपिंग है और पूरा अच्छे से बनाकर हम लोग मैपिंग करेंगे। वीडियो को देखिए, जरूर पूरा देखिए, कोई जरूरत नहीं आप सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन देखिए और लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना आपका काम होना चाहिए, तभी आपको याद होगा। जैसे संगम काल याद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है आपका नोट्स बना होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।